नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। दरअसल बिहार में कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे थे नौकरी दो और पलायन रोको, उसका आज समापन है। और इस यात्रा के दिन ही कन्हैया कुमार ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने भी जा रहे हैं। हालांकि इन सब का परिणाम क्या होगा, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं रानी चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी, प्रवक्ता जेडीयू, आंसू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मोहम्मद शहजाद जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आरजू जी का रुख करना चाहूंगी। आरजू जी, जिस तरह से कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्या कुछ होगा इससे? क्या फायदा मिलेगा इससे महागठबंधन को? महागठबंधन अगर अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ती है तो इससे बेहतर क्या होगा? बिहार प्रदेश की गरीब आवाम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होगी, हमारी लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ होगी, हमारी लड़ाई रोजगार के लिए होगी, हमारी लड़ाई बेरोजगारी के लिए होगी, हमारी लड़ाई पलायन के लिए होगी, हमारी लड़ाई शिक्षा के लिए होगी। ये सारे सवाल है। हमारी लड़ाई जो जो महंगा जो सबसे महंगा बिजली दर यूनिट जो मिलता है बिहार प्रदेश में, जो कि सबसे गरीब प्रदेश है, हमारी लड़ाई उसके लिए होगी। हमारी लड़ाई उन नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो महिलाएं बिहार प्रदेश की जो सबसे ज्यादा खून की कमी से परेशान है, हमारी लड़ाई उनके खून के कमी को दूर करने के लिए होगी। हमारी लड़ाई होगी जो 60,000 बिहारी जो अब तक मारे जा चुके हैं, जिनका मर्डर हो चुका है, उनके लिए हमारी लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई होगी जो ये 18 साल के शासन सत्ता में जिन्होंने 25 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, उन बलात्कारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई होगी वो जो 60,000 करोड़ का जो बजट जो पास करते हैं और उसके बाद इंटरमीडिएट में 100 में सिर्फ 9 बच्चे पास करते हैं, ऐसा क्यों? उसके लिए लड़ाई होगी। पूरे देश में सबसे ज्यादा हाई स्कूल में बिहार प्रदेश के बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, हमारी लड़ाई उनके लिए होगी। तो हमारी लड़ाई हर बिना पे बुनियादी होगी, जमीनी होगी और सिर्फ प्रदेश की आम आवाम और गरीब जनता के लिए होगी। चलिए ठीक है आरजू खान जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, जिस तरह से कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? देखिए, कन्हैया कुमार जी जहां चाहे जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज है। असल में उनका सिलेबस हो गया। वो जाना चाह रहे थे 10 नंबर 10 सर्कुलर पथ जाना चाह रहे थे। उनकी परेशानी ये है कि कांग्रेस को पिछले 20 वर्षों से आरजेडी ने एक तरह से हाईजैक कर रखा है और उसी हाईजैक से बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे और उन्हें लगा कि वहां भी जा सकते हैं, तो फिर वो चले गए मंत्री आवास। सवाल है कि कन्हैया जी का सवाल क्या है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी हालांकि कांग्रेस की कोई प्रवक्ता नहीं है इसमें से, प्लान क्या बिहार का मुद्दा है? पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे अधिक प्लान होता है और इंडिया के लोग 1,80,00,000 लोग विदेश में रहकर तकरीबन सालाना 10,50,000 करोड़ रुपया इंडिया भेजते हैं, जिसको हम लोग रेमिटेंस फ्लो करते हैं। अगर इंडिया की बात कर लें तो कन्हैया जी पहले जिस पार्टी से आते थे वो लेफ्ट था और केरला में लंबे समय तक लेफ्ट का शासन है। अभी जिस पार्टी में है वो कांग्रेस है और राहुल जी केरल में कुणाल जी को छोड़ के बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, कहीं से वॉइस आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि केरला इंडिया का सबसे टॉप रिसर्च स्टेट है, जहाँ पे माइग्रेशन से रेमिटेंस इनफ्लो होता है। तो मुझे लगता है ये मुद्दा कन्हैया बना तेजस्वी जी का है। अब चूंकि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो पलायन हो रोजगार हो, हम दोनों होगा जो दो है, पलायन का और रोजगार का। तो मेरे पास दोनों मुद्दा का सटीक आकलन है, सटीक आंकड़ा है, जिसमें हम लोग साबित कर सकते हैं कि बिहार किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जी चलिए ठीक है कुणाल जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी रानी चौबे जी का। रानी जी,
जिस तरह से कन्हैया कुमार बार बार सवाल उठा रहे हैं नौकरी और पलायन को लेकर, तो क्या लगता है इस साल चुनावी मुद्दा यही बनने वाला है? जिस तरह से तेजस्वी यादव भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो इन सब से तो फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को हो जाएगा। देखिए शबा जी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि वो मुझे एक शायर याद आता है मुजफ्फर वारसी जी का, कि औरों के ख्यालात की करते हैं तलाशी, अपने गरेबान में झांका नहीं जाता। तो ये एकदम सटीक बैठता है कांग्रेसियों पे, राजद पे। इन लोगों ने अपने कार्यकाल में 50 साल मिला लगभग कांग्रेस को काम करने का। उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया, तभी तो आज स्थिति आई ना कि ये डिबेट में आके बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात एक चीज बस सुनिए, अगर हमने नहीं किया तो ये एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया। आज जिस पथ यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह का यात्रा हो रहा है कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, तो जिस सड़कों पे ये गांव से लेके पंचायत तक ये यात्रा कर रहे हैं, क्या ये कर पाते अगर 20 साल नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी नहीं काम करते? ये डबल इंजन की सरकार जब आए तब महिलाओं का उत्थान हुआ, युवाओं का उत्थान हुआ और हर वर्ग को देखा गया है। हमारी नीति और नीयत साफ है, प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार जी हो, जिस तरह का हमारा गठबंधन है और इनके गठबंधन में तो इतने मतभेद हैं कि ये लोग आपस में ही ज्वाइंट नहीं है। ये आपस में ही अगर ज्वाइंट रहते तब तो विकास करते बिहार का। बिहार को तो गत में डाल दिया था इन लोगों ने। वो तो शुक्र हो, ईश्वरीय कृपा रही कि हम लोगों ने बिहार का दामन थामा और बिहार वासियों को आगे बढ़ाया। आप इनसे पूछिए ना कि कितने एम्स थे बिहार में, पूछिए इनसे कितने एयरपोर्ट थे बिहार में, पूछिए कि इनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुआ, कितने आईआईटी थे बिहार में, कितने लोग थे जो शिक्षा। देखिए 14.27% की दर से जिस तरह विकास की चीजें बढ़ी हैं, विकास दर बढ़ा है इनफैक्ट। और इन लोगों से पूछा जाए ना कि अगर हमने काम नहीं किया तो ये रोड क्यों नहीं बने थे जो रोड हमने बनाया। आज लाखों करोड़ों की योजनाएं आ रही है, मेट्रो का चेहरा कभी बिहार को इन लोगों ने देखने दिया था? पूछा जाए इनसे कि मेट्रो की प्लानिंग क्यों नहीं की थी आपने 20 साल पहले, आपने क्यों नहीं एम्स बनाए यहाँ पे? तो पूछा जाए ना, जिन पथ पे ये चल रहे हैं इनको तो शर्म आती होगी, उस पथ पे चल के ये सोचते होंगे कि आज ये नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी की देन है। आज महिलाएं जिस तरीके से उत्थान कर रही हैं, चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं, जिस तरीके से मैं रोड पे देखती हूँ महिलाओं को शक्तिकरण की वो मिसाल बन रही है, क्यों नहीं डाल दिया इन लोगों ने? क्या उस इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच उतनी आगे नहीं थी महिलाओं के लिए? तो मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी कि क्यों नहीं कर दिया इन लोगों ने बिहार का विकास? और आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं आज ये बड़ी बड़ी बातें करने यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी ना कि ये सब चीजें क्या हमने की है? क्या ये बता सकते हैं कि आपने क्यों नहीं किया? और जिस यात्रा की ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि देखिए किसी को हीरो बनाने के लिए लोग काम करते हैं। इस तरह की यात्राओं से कोई एक बंदा सिर्फ हीरो बनता है, बिहार का विकास नहीं होता है। बिहार का विकास सिर्फ चुनाव के पहले नहीं होता है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है, पूरी सरकार काम करती है, पूरा विभाग काम करता है। तो ये और हम में जमीन आसमान का फर्क है। ये सोच अब बदल दे कि बिहार वासी इनके लिए अब सोचने भी वाले हैं। ये जितने जुमले करने हैं, जितने तुष्टिकरण की राजनीति करनी है कर ले, बिहार हमारे साथ है और रहेगा, क्योंकि बिहार को सिर्फ और सिर्फ रुक जाइए आजू जी। ठीक है रानी चौबे जी, आजू जी अभी आजू जी रुक जाइए, जवाब देंगे। दो प्रवक्ता हमारे साथ और है, पहले उनसे एक सवाल आजू जी बिल्कुल जवाब बनता है और जवाब लूंगी, ऐसा तो नहीं है कि जवाब नहीं लूंगी आपसे, लेकिन जो बाकी दो प्रवक्ता और हैं इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक एक सवाल लेने के बाद आपका रुख करूंगी। सीधे रुख करना चाहूंगी मोहम्मद शहजाद जी का। शहजाद जी, आज जन स्वराज पार्टी की भी रैली है, क्या खास है इस रैली में? जी आज पटना गांधी मैदान में आज परिवर्तन रैली रखा गया है और तमाम बिहार के लोग आज 11 तारीख का इंतजार कर रहे थे। ये बात आप समझ लीजिए, बिहार परिवर्तन एक बहाना है, ये बात आप जान लीजिए। इस बिहार शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक सीधा रुख करते कमल कमलेश जी का। कमल जी,
आखिर अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का? क्या फायदा होगा इससे आप लोगों को? सभा जी, अचानक ये नहीं हुआ है। देश में हजारों और लाखों बेरोजगार युवा जो हैं, जो हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, और ये डबल इंजन की सरकार जो है, ये बार बार बोलते हैं कि रोड बनाया, उस रोड का हम क्या करेंगे, उस मेट्रो का क्या करेंगे, जो उस पे चलने वाले आदमी के हाथ में यदि रोजगार नहीं होगा तो उसका सृजन करने से क्या फायदा होने वाला है, ये तो इनको बताना पड़ेगा। ये बार बार बोलते हैं कि 24 घंटा मोदी जी काम करते हैं, हमारी सरकार 24/7 जो है वर्क करती है। इसलिए करती है कि देश को बेचना है, और किस हद तक बेचना है, और उसी जुगत में लगे रहते हैं कि इसको बेच दो, उसको बेच दो, और जो बचा हुआ है उसको भी बेच दो। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो है देश की जनता और बिहार की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। और आज जो युवा रोड पे और सड़क पे जो चल रहे हैं, लाठी और डंडे खा रहे हैं, वाटर केन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा इनको और डबल इंजन की सरकार को, कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को इनको शीशा और आईना देखने की जरूरत है कि देश के युवा आज यदि सड़क पे हैं और संसद तक जाने के लिए तैयार हैं और लाठी खाने के लिए तैयार हैं, तो इनको भी तैयार रहना पड़ेगा अगले आगामी विधानसभा चुनाव में, और जब लोकसभा का चुनाव होगा वहां हम लोग इनको शिकस्त देने का काम करेंगे। सभा जी, चलिए ठीक है कमल जी। जी शहजाद जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आज पटना में बिहार परिवर्तन रैली है, ये बात समझ लीजिए। तमाम बिहार के लोग जो बिहार के अंदर में शासन और सत्ता संभाले हुए हैं, जो माहौल को कायम कर दिया है लोगों ने पूरे बिहार। शहजाद जी म्यूट हो गए, अपन म्यूट कर लीजिए। शहजाद जी आपका माइक म्यूट हो गया है। चलिए ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू है, तब तक आरजू खान जी का रुख करते हैं। आरजू खान जी, रानी जी तो कह रही थी, बड़े शायराना अंदाज में कह रही थी कि आप लोगों को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। असल में होता क्या है ना कि इनको उर्दू से दिक्कत है, लेकिन शेर व शायरी जब करती है तो उर्दू से मोहब्बत इनको हो जाती है। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। ये चीज अपने आप में दिखाता है। और दूसरी बात, आजाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे जहां से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं, नालंदा गिरी जिले से, वहां एक दलित महिला के पैरों में 7-7 9 किले ठोक दी जाती है। तो ये नजीर आपने पेश किया, ये कीर्तिमान आपकी सरकार में रचा गया, तो मुबारक हो आपको। आप बात कर रही थी पुलिया का, आप बात कर रही थी रोड का। अरे ठीक है, ये तो सुचारू रूप से ये काम चलता रहता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, कि बिहारी प्रदेश के जब युवाओं के हाथों में पैसे नहीं रहेंगे, रोजगार नहीं रहेंगे, तो आपके रूट पे चलने वाला कौन होगा? ये भारत सरकार का डेटा है, क्योंकि सबसे कम तो प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर किसी राज्य में किसी का है तो वो बिहार प्रदेश वासियों की है। तो ये आपके काम करने का तरीका है। और हमारे महागठबंधन के प्रदर्शन में आपके प्रदर्शन में तो फर्क है। फर्क इसलिए है कि आप जिस पार्टी से आती है, भारत जलाओ पार्टी, उसके जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, दंगा हुआ था नालंदा और सासाराम में। सासाराम में जब जांच हुई, महागठबंधन की सरकार थी, तो दंगे में जो आरोपी पाए गए वो पूर्व विधायक थे, किसके? भारतीय जनता पार्टी के। और उसको बचाने के लिए सासाराम के जेल के बाहर बैठ गए आदरणीय सम्राट चौधरी जी। तो ये हमारे महागठबंधन के प्रदर्शन और यात्रा में और आपके प्रदर्शन में कितना फर्क है, तो आप इस चीज को जान लीजिए। और आप कहती है कि आपने बहुत काम किया, तो हमको जरा एक एविडेंस दिखा दीजिए जिसमें बिहार आगे हो, सिर्फ एक। कोई भी चीजों में आप विकास दर की बात करती है, अरे देश का आंकड़ा बताता है, डेटा बताता है भारत सरकार का, बिहार सरकार का, कि हर चीजों में पिछड़े नंबर पे है बिहार। और आप कहती है कि आपने बहुत काम किया, विकास दर का आंकड़ा देती है, विकास में भी सबसे पीछे बिहार प्रदेश है। तो ये देखिए, हमको तुष्टीकरण नहीं करनी आती है, और बैठ के टेलीविजन के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमको झूठ नहीं बोलने आता है। अब भारत सरकार का भी डेटा नहीं मानते, बिहार सरकार का भी डेटा नहीं मानते। आप बताइए, 3 करोड़ आपने इतना काम किया,
तो 3 करोड़ युवा बिहार का पलायन क्यों करता है? और ये प्रति वर्ष का ये आंकड़ा है, और ये राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा नहीं है। आप जिस सरकार की भागीदार है, भारत सरकार का आंकड़ा है। तो आप बताइए ना, आपने क्या किया है? आप क्यों, आप ये बताइए कि मेरा सवाल था, आपने बिहार प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, जो विद्यार्थियों हैं उनको शिक्षा से दूर क्यों रखा? क्योंकि आप ही का वो आंकड़ा बताता है भारत सरकार का कि सबसे ज्यादा अगर अशिक्षित अगर कोई राज्य है तो वो बिहार प्रदेश है। और सबसे ज्यादा हाई स्कूल में अगर बच्चे कहीं ड्रॉप आउट करते हैं पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वो बिहार है। आप किस चीज का दम भर रही हैं? आप एयरपोर्ट की बात कर रही थी कि कितने एयरपोर्ट थे। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री तो आए थे 2014 में, 15 में मोतिहारी में, और मोतिहारी की बंद पड़ी चीनी मिल को कहा उन्होंने कि मैं जब अगली बार आऊंगा दोस्तों, मित्रों, माँ और बहनों, तो मैं इसी मोतिहारी के चीनी से बना हुआ, मोतिहारी के चीनी मिल से बना हुआ चीनी का मैं चाय पीऊंगा। 2025 हो गए, पूरे 10 साल गुजर गए। नवादा आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने कहा कि 2019 से 2021 में नवादा तिलैया रेल खंड बन के तैयार हो जाना चाहिए था, आदरणीय मोदी जी के कहने के हिसाब से। तो आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं, 7-8 साल उसको भी हो गए, वो भी नहीं स्टार्ट हुआ। आपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2 दे दिए, बेटा भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ज्यादा बड़े बड़े और झूठे ख्वाब और सपने मत दिखाया करिए। बिहार का युवा बेरोजगार आपसे नौकरी मांगता है, आपसे पलायन नहीं करने की बात करता है। और आप एक फैक्ट्री थोड़ा बता दीजिए ना, सुनकर कहीं फैक्ट्री लगाया है क्या आपने? लगाया है? यूनिवर्सिटी जो 5 यूनिवर्सिटी जो हमने दिए थे अपने वक्त में, उसकी क्या हालत कर दी। और इंटरमीडिएट में, और एक चीज छोटा सा कमेंट करके मैं हट जाऊंगा, मैं इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद वो पलायन करते हैं शिक्षा के लिए अपने, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी चले जाते हैं। वजह क्या है कि ग्रेजुएशन में इनके पास सिर्फ 6 लाख सीट है। जो 7 लाख बच्चे जो पास आउट करके निकलते हैं उनके लिए बिहार सरकार के पास सीट ही नहीं है। तो आप किस चीज का दम भर रही हैं? झूठा अगर गुब्बारा फुलाना है तो आप फुलाइए, हम आपके गुब्बारा में छेद करते रहेंगे। चलिए ठीक है। रानी चौबे जी, आशु जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने तो कुछ काम ही नहीं किया है। देखिए बातें तो बड़ी-बड़ी सब हो रही थी, मैं डेटा के आधार पे कहा था, मैं डेटा के आधार पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप डेटा के आधार पे कह रहे हैं, मुझे तो सवाल करने दीजिए ना। अब आप कभी-कभी लगा रहे हैं सवाल जी। कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग पढ़े लिखे गंवार होते हैं, ठीक है? तो ये पार्टी की जो बात कर रहे थे, नहीं, मैं बात करूंगी। इन्होंने जो जिस तरह के गुब्बारे में छेद करना एंड ऑल, इस तरह के वर्ड यूज किए हैं कि ये उर्दू की बात करते हैं, तो चलाते तो मोहब्बत की दुकान ये लोग हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज तक जब भी हमारी कोई भी योजना आई, कोई भी, और बहुत ज्यादा योजनाएं आई हैं, आप उठा के देख लीजिए डेटा। जब ये डेटा की बात करेंगे तो जब ये गूगल खोलते होंगे ना तो इनको डेटा की लाइन लग जाती होगी जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की देन है, ठीक है? आज महिलाओं को जो 33% नहीं प्लीज अर्जुन जी आपके बकवास करने से आपके नेता अच्छे नहीं चला जाएंगे। बीच में बोलने से आपके नेता अच्छे चला जाएंगे। यही है आपकी पार्टी की डिसिप्लिन नाम की चीजें नहीं है। बोलेंगे अब बीच में मुद्दे पे देखिए करना पड़ जाएगा। आज मुझे शांत हो जाइए ना, आपको भी धैर्य से सुना गया। जिस तरीके से पलायन की ये लोग बात करते हैं ना, तो मैं इनसे भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आप पलायन की बात करते हैं तो जिस चीज का ढिंडोरा आपके तेजस्वी यादव जी पीट रहे हैं कि नौकरियां उन्होंने दी, वो नीतीश कुमार जी की देन है। और आप डेटा निकाल के देख लीजिए कि उस समय नहीं, आपके हंसने से कुछ नहीं होगा अर्जू जी। आप लोग वो है जो रेल में नौकरियां देते हैं तो घूस लेते हैं, जमीन लगते हैं आपके पूरे। आपको पता है ना कि लूट वाले लोग हैं आप लोग। आप जिसके लोगों ने बिहार को लूट लिया, जब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं झंडा फहराते वक्त, इससे ज्यादा आपकी कोई क्षमता नहीं है।
आपने स्किल इंडिया पे झूठ बोला, डेवलप इंडिया पे झूठ बोला, मेक इन क्षमता इंडिया ही पे नहीं झूठ है। बोला। अरे मेक इन इंडिया पे झूठ बोला, सारी चोरियां आप 2 बोल करोड़ नौकरियों पे रहे हैं झूठ और बोला, हम झूठ 15 बोल लाख रहे हैं। खाते में देंगे उसके लिए झूठ आप बोला। आज आपने भी आपकी मिनिमम दोनों सपोर्ट करें, प्राइस बिहार पे की झूठ जनता बोला। ने आपको दिखा अरे दिया, कहाँ आपको है मेक इन दिखाई इंडिया, इस स्किल इंडिया, बार। स्टार्टअप आप इंडिया? आप जैसे कहाँ है? सरकारी को अरे ये देश के प्रधानमंत्री ने वहां कहा था ना, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ये सब तो झूठ ही है चिल्लाइए ना। चिल्लाइए, झूठ झूठ का चिल्लाइए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। बिहारवासी सब जानते हैं, आप चिल्लाइए, जितना चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए। आज महिलाएं जितनी पूरा देश सशक्तिकरण जानता की है कि मिसाल बन आदरणीय रही है ना, नरेंद्र मोदी वो जी झूठ आपके बोलते राज हैं, में नहीं था, आप उनकी वो प्रवक्ता डबल हैं। इंजन की सरकार। बोलने दीजिए ना देखिए, उनको, आपको जवाब लूंगी मैं बक्सर की बेटी हूँ, मैं बक्सर की बेटी हूँ। मैं भी चौथा बक्सर पावर का प्लांट बेटा की आप हूँ, बात कर मैं लो। भी बक्सर का बेटा हाँ, हूँ। तो बक्सर आइए मेरा आप नहीं संसदीय नहीं, क्षेत्र तो है, चौथा पावर मैं भी प्लांट बक्सर का पता है बेटा हूँ। आपको? चौथा आरजू पावर प्लांट चिल्लाने से पता है किसी को कुछ आपको? समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। आरजू जी रुक जाइए, बोलिए रानी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इन लोगों को बोलूंगी कि इन लोगों की तो अब हालात ऐसी है ना कि ये लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। इनके पास बिहार वासियों के लिए इतना समय ही नहीं था। जब इनको मौका मिला था तो ये चोरी, व्यापारियों से गाड़ी लूट रहे थे। इनकी जो बेटियों की शादी होती थी आप तो ये पेपर यहाँ लीक के कर रहे व्यापारियों हो, को छोड़ते नहीं न्यूज़पेपर थे। लीक, यूपीएससी नहीं पेपर नहीं मुद्दे पे रहते हैं रानी जी, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। दुनिया में देखिए करप्शन। देखिए, आप लोगों पे जितने अभी डेवलपमेंट तो होते महिला हैं बिहार कुर्सी में, भोंपा गया है, अभी आगे जितने आगे भी देखिए क्या होता डेवलपमेंट है। होते हैं बिहार समझ में, ही रुक जाइए, सबा जवाब जी, लेंगे सबा जी जी, जितने भी जी। डेवलपमेंट होते हैं बिहार में, वहां पे जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कितनी भी बड़ी कंपनियां आए, लेकिन उसके अंडर में जो लोकल पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं ना, ये उनको भी पता होना चाहिए, वो भी उनकी रोजी रोटी ही चल रही है। अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं होता तो नौकरियां कहां से आती? ये सिर्फ एक मुद्दे पे बैठे रहते हैं। जो नौकरियां हम सरकार में दे रहे हैं उस मुद्दे को झूठ मूठ कर टेलीविजन पे बोल के बरगलाते हैं। झूठ बोलने के लोग तो ये लोग हैं जो संविधान हाथ में उठा के झूठ बोलते हैं, जो संविधान का नारा लगाते हैं कि हम संविधान बदल लेंगे। इनके वक्त में 85 से ज्यादा बार संविधान को बदला गया था और ये झूठ बोलते। एक बार हमने तो देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, हम जो भी योजनाएं लाते हैं सबा जी, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए लाते हैं। इस बार भी वक्फ बोर्ड हो या 370 की बात हो या 3 तलाक की बात हो, वो मुस्लिमों के फेवर में था। लेकिन वो वैसे मुस्लिम नहीं थे जो देश को बेचते हैं, वैसे मुस्लिम नहीं थे, वो हमारे अच्छे मुस्लिम थे, वो हमारे देश के मुस्लिम थे। लेकिन ये कुछ जो दलाल बैठे हुए हैं, जो इन लोगों ने मिलकर देश को खत्म करने की जो साजिश रची थी, इसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये ऐसी पार्टी के लोग हैं जो देश को बेचने में लगे हुए हैं, जिन्होंने को जब जब मौका मिला तो देश को बेच खाया इन्होंने। सिर्फ राजनीति करने से नहीं होता है। आज पूरा बिहार जानता है कि बिहार में किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह महिला शक्तिकरण की बात हुई है। आवास योजना की आप बात कर लें, घर नहीं था गरीबों के पास, किसने दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आयुष्मान योजना की बात कर ले, अब हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जो 70 साल के बाद जिनके बच्चे ना भी रहे, उन बच्चों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। उनको भी 5 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके इलाज के लिए। किसने किया? ये बात करते हैं, करोड़ों की संख्या में है लोग जिनका हमने रजिस्ट्रेशन करा के उनको दे दिया। ये बात करते हैं डेटा की। और आप उठा के देखिए ना, सिंपल सा हेल्थ का सेक्टर भी उठा लें, हेल्थ के सेक्टर में भी हमने 100% दिया है। हर जगह हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, हर जगह हम आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला गैस हो, महिला शक्ति, ड्रोन दीदी की बात हो, हर जगह महिला शक्तिकरण से लेके। बीच में रोकना चाहूंगी आपको। आप लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स भी सामने आ रहे हैं। बताइए। जैसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रही हैं, तो बीते कुछ दिनों ही एक वीडियो आया था जहां महिला की डिलीवरी की गई थी, वो भी फोन के लाइट से। बिजली नहीं थी वहां। पलायन अब भी हो ही रहा है, लोग बेरोजगार हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अपनी सारी सुविधाएं देती है। हाँ, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको हम लगाम भी लगाते हैं, जो गलती भी करते हैं उस पे हम लगाम लगाते हैं। देखिए, हर एक ऐसा राज्य है जहां पे गलतियां भी होती हैं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कमजोर भी होता है, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम 100% देते हैं, हम तुरंत एक्शंस लेते हैं। इनकी तरह नहीं कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ के किसी दलाली करते हो। और जहां पे बड़ी बड़ी महिलाओं, ऐसी महिलाओं में नाम नहीं बार बार लेना चाहूंगी, ऐसी महिलाएं जो सरकार में रहती हैं, उनकी पत्नियां रहती हैं, उनका शोषण किया जाता है और यही लोग करते हैं और उसके बाद भी उनसे न्याय नहीं देते हैं।
तो ये क्या बात करेंगे? हम तो कार्य करते हैं कि गलती हर राज्य में होती है, हर राज्य में गलती होती है। हम 100% नहीं कहते हैं कि हम 14 करोड़ जनता को एक भी जनता के साथ गलती ना हो, लेकिन हाँ, सरकार हमेशा तत्पर रहती है। हमारी डबल इंजन की सरकार हमेशा केंद्र को अच्छा एक बजट देती है, अच्छा निर्णय लेती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर एक केस आता है तो उसके लिए हम वहां के ऑफिसर को सख्ती से बर्खास्त करते हैं। ये भी तो हुआ है, ये भी तो बताइए सभा जी। ठीक है रानी चौबे जी, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं कहीं एक दो तो गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इन लोगों की तरह नहीं है कि रेलवे को पूरा बेच दिया और पूरी नौकरियां खा गई, चारा बेच दिया। अरे जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, इन्होंने देश को नहीं छोड़ा। राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो गाली देते हैं भारत को। हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है, गाली देते हैं, जिस को गाली देते हैं। तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे बिहार वासियों का? बिहार वासियों को दिखाएगा इस बार कि क्या काम हुआ है और कितनी नौकरियां मिली है। आप चिंता ना करें। ठीक है रानी चौबे जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी कुणाल जी का। कुणाल जी, जिस तरह से बार बार सवाल उठते हैं नौकरी को लेकर, पलायन को लेकर, क्या नौकरी आप लोगों ने नहीं दी है? बार बार यही सवाल क्यों उठता है? कुणाल जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक शहजाद जी का रुख करते हैं। जी शहजाद जी बोलिए। शहजाद जी माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक कमल कमलेश जी का रुख करते हैं। कमल जी, आखिर इतने देर से कहाँ थे आप लोग? अचानक चुनाव के टाइम में ही आप लोगों को याद आ रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा बिहार के लोगों को, पलायन हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा। सभा जी, अभी चुनाव में तो काफी विलंब है, लेकिन जो देश का ये लोग जो गर्त में डाले हैं, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, और न जाने कितनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको इन लोगों ने बेचने का काम किया, और ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने बेचा। तो कहीं ना कहीं इनको तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बेचने का काम इन लोगों ने किया। संविधान जब बना तो संविधान की प्रति को जलाने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया। आजादी के इतने सालों के बाद भी आरएसएस ऑफिस में जो है झंडा फहराने का काम इन लोगों ने नहीं किया, और ये देश को और आम जनता को बतलाने का काम करते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त यही हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है समझ में कम से कम आम जनता को भी आने लगा है कि ये लोग जो है मौका परस्त लोग हैं, और ये लोग गलती से इस सत्ता पे काबिज हो गए हैं, और जब तक चल रही है इनकी सरकार, बैसाखी पे तो आ ही गए हैं, अगली बार जो है बैसाखी भी चला जाएगा। कमल जी बैसाखी पे वो लोग आ गए हैं, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर भी लगता रहता है। सभा जी, आरोप लगाना इन लोगों का तो जीन में ही बसा हुआ है, आरोप तो लगाएंगे ही। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि ये लोग बैसाखी पे जो चल रहे हैं अभी, और किस तरह से बफ बोर्ड पे भी इन लोगों ने जो किया, रात भर जो सबको जगाने में और आधे नींद में ही इन लोगों ने जो फैसला करने का काम किया, उसको दूसरे दिन भी लिया जा सकता था। तो ये लोग सिचुएशन को क्रिएट करके उसमें अपना जो है फायदे के लिए अपना ये लोग बस इस्तेमाल करना जानते हैं कि उसको कैसे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ये लोग बात करते हैं कि हमारे लिए तो सब धर्म समुदाय एक है, तो इनको बताना चाहिए भाई कितने एमपी को आपने टिकट दिया और कितने एमपी अभी आपके जीत के आए हुए हैं सदन में। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फर्क दिखता है, जो आम जनता को दिखने लगा है। सभा जी, चलिए ठीक है कमल जी। जी शहजाद जी। जी, जिस तरह से रानी चौबे जी ने स्टेटमेंट दिया लगातार डबल इंजन की सरकार के लिए, जिस तरह से फूलों का हार बना दिया, जिस तरह से
तमाम हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सियासत और सत्ता संभाल रही है, और जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है और उसमें नीतीश कुमार ने सहयोग किया है, ये बात आप जान लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आती है कि देश कैसे चलाया जाता है। 2014 से लगातार ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जो तमाम हिंदुस्तान की जनता को कटघरे पे खड़ा कर दिया है, ये बात जान लीजिए। तभी कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीए, कभी एनआरसी और वक्फ बोर्ड, इन तमाम मुद्दों को उछाल करके भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता तमाम हिंदुस्तान के अंदर में लगातार फैलाती रही है। और ये नीतीश कुमार जो बिहार में जिनका ग्राफ लगातार गिरता गया, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। और आप देखें 2025 में इस बार जो नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया वक्फ बोर्ड के ऊपर और जिस तरह से तमाशा बनाया है वक्फ बोर्ड का, आप देखेंगे 2025 में यही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का बिहार में जो सेकुलर लोग हैं इनका सफाया कर देंगे। ये लोग सिर्फ सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर में नन मुस्लिमों की बहाली करते हैं, ये लोग डीएम को पावर देते हैं। आप बताइए किसी मठ और मंदिर के अंदर में क्या किसी मुसलमानों की बहाली हो सकती है क्या? आप बताइए। ये रानी चौबे जी जो बोलती हैं कि वक्फ बोर्ड पे सुधार किया गया है, सुधार तो 1995 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ, लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के लिए उसमें सुधार ऐसा किया गया जिससे मुसलमानों का उद्धार हो सके। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का जिस तरह से बंटाधार किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना है। लगातार बिहार के अंदर में आप उठा करके देख लीजिए, ये लोग डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। माननीय नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक बिहार के अंदर डेवलपमेंट का कुछ माहौल क्रिएट किया, उसके बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करके आप देखेंगे अपने भी गर्क में गए। और भारतीय जनता पार्टी का तो तमाम बिहार के अंदर में कोई जनाधार नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ठीक है शहजाद जी, परिवर्तन रैली कर रहे हैं क्या? कुछ यही परिवर्तन रैली, यही परिवर्तन रैली पूरे बिहार का पूरे हिंदुस्तान के नक्शा को बदल देगा। आप देखेंगे तमाम जनता इन लोग से परेशान हो चुकी है। तमाम बिहार की जनता को डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, प्लान रोकना है। जिस तरह का आज कन्हैया जी प्लान रोकने के लिए आज सीएम घेराव आज उन्होंने किया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। इन लोगों को पहले आना चाहिए था और तमाम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मजबूती से घेरना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो आवाज उठा रहे हैं ना। ऑब्वियसली कन्हैया जी को आवाज उठाना चाहिए और तमाम वैसे नेता को सामने आना चाहिए जो युवाओं का हित चाहते हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अंदर में, पटना के अंदर में लगातार युवाओं के साथ खड़े हुए हैं और तमाम बिहार के नक्शा को बदलना चाहते हैं। और जनता भी चाहती है कि कोई ऐसी पार्टी बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर में आए जो इन तमाम लोगों का सफाया कर दे, जो लगातार बंटाधार, जातिवाद, धर्मवाद इस तरह का करके लगातार जनता को भ्रमित करते हैं। ये बात आप जान लीजिए। आज आप देखें नीतीश कुमार को आप देखें जी, नीतीश कुमार को आप देखें आज 43 सीट पे पहुंच गए हैं। ये बंदा कहां 110 सीट पे थे और 43 सीट पे पहुंच गए हैं और इस बार 10 सीट आना उनको मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से माहौल, ये वक्फ बोर्ड पे अटैक करते हैं और ईद मिलन समारोह में लगातार जाते हैं, टोपी पहनते हैं, टोपी पहन के तमाम बिहार की जनता को ये लोग टोपी पहना रहे हैं। ये बात जान लीजिए, ये लोग किसी के नहीं है, न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। ये लोग लगातार सांप्रदायिकता फैला करके समाज के अंदर में वोट लेना चाहते हैं। ये बात समझ लीजिए, सांप्रदायिकता फैलाकर वोट का पोलराइज करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह का माहौल बिहार में क्रिएट किए हुए है, इसको बदलना जरूरी है। इसीलिए बिहार परिवर्तन बिहार पटना के गांधी मैदान में रखा गया और आप देखेंगे यही मैसेज तमाम हिंदुस्तान के अंदर में आज जाएगा और तमाम बिहार के युवा एक जगह एकत्रित होंगे और प्रशांत किशोर को मजबूती से बिहार के अंदर लाएंगे और ला करके एक अलग माहौल चेंज होगा। ठीक है जी, लेकिन आप लोगों पे बीजेपी के बी टीम का आरोप क्यों लगता है? अगर आप लोग इतने नाखुश हैं बीजेपी से तो ये जो तमाम पार्टियां मिलकर बंटाधार कर रही है बिहार का, ये बात आप समझ लीजिए। इन लोग को खटक रहा है। ये प्रशांत किशोर बिहार के अंदर में सियासत करने के लिए कहां से आ गया? तो सियासत करना यहां पे जरूरी था प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जैसे नेता का बिहार में आना निहायत ही जरूरी था। जिस तरह से युवाओं को खदेड़ के मारा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, ना उन्हें रोजगार मिलता है, ना प्लान रोका जाता है, बाहर वो मजदूरी करने जाते हैं, वहां भी वो मार खाते हैं। तो बिहार की जनता बिल्कुल तरसते और नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी का सहारा लेने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी का साथ लेते हैं और सारे डेवलपमेंट को वो भूल चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए। जो हालात पैदा इन लोगों ने बिहार में किया है, आप देखेंगे 2025 में
ठीक है शहजाद जी, जी समय की कमी, आखिरी कमेंट रानी जी से, छोटा सा जवाब रानी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई को ये बोलूंगी जरूर कि ये जो गलतफहमी आप लोगों ने रखी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जी हो या नीतीश कुमार जी हो वक्फ बोर्ड के खिलाफ या जो भी आप लोग जो बोलते हैं, तो मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी भाई साहब कि जिस दिन वक्फ बोर्ड का फाइनल हुआ था तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 पॉइंट हमारे बोर्ड के मुसलमानों से लिया था और हमारे मुसलमान भाइयों ने उन 5 पॉइंट्स को बोला था कि इस चीजों में भी होना चाहिए ठीक। तो ठीक है, उन बिंदुओं पे भी देखा गया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन बिंदुओं को देखा। दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि वक्फ बोर्ड को पहले आप बिल्कुल पूरा प्रॉपर भाई साहब आपने पढ़ा भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उन चीजों को जरा समझिए। अगर हमने 3 तलाक का फॉर्मूला लिया, अगर हमने 3 तलाक पे लगाम लगाई तो वो किसके लिए था भाई साहब? वो किसके लिए था? हमारी मुसलमान बहनों के लिए था, उनकी न्याय की लड़ाई थी। जब हमने वक्फ बोर्ड की बात की तो वो जमीन की हमने बात की जो गरीब मुसलमानों को, वंचितों को ना देके, विधवा महिलाओं को ना देके आप उसको ट्रांसफर कर देते थे किसी और बोर्ड के हाथों, और वो महिलाएं मजबूरी में आके उसको देना पड़ता था और उनके पास उनका कहीं चारा नहीं था उनके पास। तो वक्फ बोर्ड में वो जमीन के लिए हमने बात की। देखिए, कहीं भी अन्याय होगा भाई साहब, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, हिंदुओं के साथ हो, तो हम लगाम लगाएंगे। रानी चौबे जी मेरी बात को समझिए, रानी चौबे जी मेरी बात को समझिए। भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों के लिए किसी काम को ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से सेटिस्फाइड हो। ये बात आप जान लीजिए। लगातार मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी ने वैसे कानून बना है जो मान्य नहीं है। दरअसल कन्हैया कुमार जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, उनका ये सवाल है पलायन को लेकर, नौकरी को लेकर। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।